राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था, इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे थे तुल्यांकी भार। क्या पढ़ रहे थे अपन? तुल्यांकी भार। ठीक है, तो तुल्यांकी भार अपन पढ़ रहे थे। इस तुल्यांकी भार में अपन ने किसी आयन का तुल्यांकी भार निकालना सीख लिया था। किसी आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकाला था? आपने निकाला था उस आयन का भार अपॉन उसकी संयोजकता। आयन का भार अपॉन उसकी संयोजकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देना चाहूं और आपसे पूछूं कि Na+1 का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो Na+1 का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस जो Na+1 है इसका भार कितना है? 23, और इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। कितना आ जाएगा बताओ? 23 आ जाएगा। आयन का भार अपॉन संयोजकता। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं Cl- का निकालना चाहूं तो ECl- इक्वल इस आयन का भार 35.5, संयोजकता कितनी? 1। कितना आ जाएगा? 35.5 आ जाएगा। तो Na+ का निकाल लिया 23, Cl- का निकाल लिया 35.5। ये हो गया आयन का तुल्यांकी भार। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप सेकंड निकालें किसी यौगिक का या किसी लवण का, मान लीजिए मैं लवण का तुल्यांकी भार निकालूं और आपसे कहूं कि बताएं NaCl का तुल्यांकी भार क्या होगा? NaCl का तुल्यांकी भार क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि NaCl बना किस किस से बताएं? Na+1 से और Cl-1 से। तो Na+1 का और Cl-1 का जोड़ दो, NaCl का आ जाएगा। यानी ENaCl अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा बताएं? Na+1 और ECl-। Na+ का तुल्यांकी भार, Cl- का तुल्यांकी भार जोड़ दो, NaCl का आ जाएगा। Na+1 अभी आपने देखा था 23 और ECl- अभी आपने निकाला था कितना? 35.5। दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा बताओ? 58.5 आ जाएगा तुल्यांकी भार किसका? NaCl का। तो आपने किसी आयन का निकाल लिया, किसी लवण का निकाल लिया। तीसरा अपन यहां निकालते हैं भाई अम्ल या क्षार का तुल्यांकी भार। अम्ल या क्षार का तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे? तीसरा इंपॉर्टेंट, आपके पास अम्ल है और क्षार है। ठीक है, तो इस अम्ल क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इस अम्ल और क्षार के तुल्यांकी भार को निकालने के लिए देखें, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं अम्ल का तुल्यांकी भार। क्या फार्मूला होगा भाई? अम्ल का अणुभार अपॉन उसकी क्षारकता। क्षारकता क्या होती है भाई? अम्ल जितने H+ हटाएगा वो उसकी क्षारकता होगी। रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन है उनकी जो संख्या है वो उसकी क्षारकता कहलाई। तो अम्ल का अणुभार बटा उसकी क्षारकता क्या होगा? अम्ल का तुल्यांकी भार होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर पहला एग्जांपल लेता हूं HCl। ठीक है भाई, तो पहला एग्जांपल HCl लेंगे अपन। तो यहां पर देखो HCl कितना H+ हटाएगा? 1 H+ हटाएगा, तो इसकी क्षारकता होगी 1। फार्मूला निकालें
तो आप निकाल रहे हैं EHCl, HCl का तुल्यंकी भार। सबसे पहले मैं निकालूंगा अम्ल का अणुभार। हाइड्रोजन का 1 होता है, Cl का 35.5 होता है, तो 35.5 एक 36 हो गया, 36.5। H का और Cl का जोड़ दो। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, Cl का कितना होता है 35.5, कितना आ जाएगा 36.5 आ जाएगा इसका अणुभार। तो 36.5 में आप इसकी क्षारकता का भाग देते हैं, क्षारकता कितनी 1 है, कितना आ जाएगा बताएं 36.5 आ जाएगा HCl का तुल्यंकी भार। ठीक है, अगला एग्जांपल ले, ये लो। दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूं H2SO4 का। ठीक है भाई, तो इस H2SO4 का मैं सबसे पहले क्या निकालना चाह रहे हैं आप, H2SO4 का तुल्यंकी भार निकालना चाह रहे हैं भाई। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, H2SO4 का अणुभार निकालूंगा। अणुभार जरूरी है तो अणुभार निकालूंगा। 2 हाइड्रोजन है तो 2 आ जाएगा, सल्फर का 32 आ जाएगा, 1 ऑक्सीजन का 16 है, 4 का 64 आ जाएगा, सबको जोड़ दें 98 आ जाएगा। तो H2SO4 का अणुभार आ गया 98। अब आप ये बताएं H2SO4 कितने H हटाएगा, 2, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 2। दोनों चीज आ गई। अब आप निकाल सकते हैं क्या, EH2SO4, H2SO4 का तुल्यंकी भार निकाल सकते हैं कैसे, इसके अणुभार में इसकी क्षारकता का भाग दे दें। तो अणुभार कितना है इसका, अणुभार इसका है 98 और इसकी क्षारकता कितनी है 2, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है भाई, H2SO4 का आ गया। तो आपने HCl का निकाल लिया, H2SO4 का निकाल लिया। अब आगे मैं निकालता हूं किस किस का, और ये लो। तो देखिए भाई, मैं 3 एसिड लिख रहा हूं, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो फार्मूला है वो आपके पास है भाई, E = m/n। ये फार्मूला E = m/n, ये फार्मूला है, जिसमें यहां पर आप ये ध्यान रखें, एसिड का निकाल रहे हैं तो ये m मॉलिक्यूलर वेट है और ये n बेसिसिटी है। क्लियर बात, एसिड का निकाल रहे हैं तो n अपन एसिड के अकॉर्डिंग लेंगे भाई, m मॉलिक्यूलर वेट है, n बेसिसिटी है। क्लियर, तो मैं n निकालना बता रहा हूं बस, m तो आप निकाल लेंगे भाई। ठीक है, m आप निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं यहां पर ये 3 एग्जांपल है, इन 3 एग्जांपलों की स्ट्रक्चर बनाता हूं। फिर जैसे आपको यहां लगेगा 3 हाइड्रोजन ये दे रहा है, 3 हाइड्रोजन ये दे रहा है, 3 हाइड्रोजन ये दे रहा है, तो यहां रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या आप 3 लिख देंगे, बेसिसिटी 3 लिख देंगे सबकी, वो गलत होगी। राजस्थान बोर्ड के पेपर में भी कई कंपटीशन एग्जामों में इन तीनों का इक्विवेलेंट वेट और इनकी बेसिसिटी कई बार पूछी गई है। तो आप क्या करें, इनके स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले मैं H3PO4 की स्ट्रक्चर बनाता हूं। स्ट्रक्चर ये है, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। दूसरी स्ट्रक्चर इसकी ये है, P डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन है, ये लो 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, अब 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। तीसरी स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O, केवल 2 ऑक्सीजन, 1 हो गया, 1 ये रहा, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। ये इन तीनों की स्ट्रक्चर है, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। इन तीनों की ये स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है, अब आप बात करें इनकी किसकी, बेसिसिटी की, तो ध्यान रखना H वो रिलीज किया जाएगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो तीनों H रिप्लेसेबल है, इसलिए मैं बोलूंगा बेसिसिटी इसकी 3 है, क्षारकता इसकी 3 है। यहां केवल ये 2 हाइड्रोजन ही रिप्लेसेबल हैं, इसलिए यहां इसकी 2 हो जाएगी। यहां केवल ये 1 OH का H हटेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। यहां ये 2 हाइड्रोजन हट सकते हैं, इसलिए यहां पर बेसिसिटी 2 है। यहां तीनों हाइड्रोजन हट सकते हैं, इसलिए यहां बेसिसिटी या क्षारकता 3 है। अब मैं निकालूंगा क्या, इक्विवेलेंट वेट। फार्मूला क्या है बताएं, m/m
m आप इन तीनों का निकाल लेंगे, तो मैं क्या करूंगा, यहां m/1 हो जाएगा, यहां m/2 हो जाएगा और यहां m/3 हो जाएगा भाई। ये इक्विवेलेंट वेट लो किस किस का, H3PO2 का, H3PO3 का और H3PO4 का। ठीक है भाई, तो ये फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड है उनका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो गया। और अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लूं, और एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए HClO, HClO3, HClO4, HClO2, ये रहा HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इन सभी एग्जाम्पलों में एक ही हाइड्रोजन है, तो इनका जो इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा m/1, 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 m/m1। m क्या है बताएं, m इनका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, एक एग्जांपल अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि ये जो मेरे पास एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड का आप इक्विवेलेंट वेट निकालें, तो देखो आपके पास फार्मूला है कि E इक्वल होता है m/n। ठीक है, कितने H हटाता है ये, तो एसिटिक एसिड का अगर आप आयोनाइजेशन देखें तो ये CH3COO- और H+1 यानी एक H हटाता है, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 हो गई, n बराबर 1 हो गया। तो जो एसिटिक अम्ल है उसकी क्षारकता 1 होती है भाई, बेसिसिटी 1 होती है। और अगर आप, तो इसका फार्मूला, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल हो जाएगा m/1। m देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि m आपको निकालना आता है, कैसे आता है कि यहां देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता, 2 का हो जाएगा 24, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का 4 हो जाएगा, एक O का 16 होता, 2 का 32 हो जाएगा, सबको जोड़ दें 60 आ जाएगा। तो मैं अणुभार या मोलिकुलर वेट निकालना नहीं बता रहा। ठीक है, तो यहां मैं m बार बार नहीं निकालूंगा, तो m कितना आ गया भाई 60, 1 से डिवाइड कर दें 60/1, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया एसिटिक एसिड का कितना, 60 आ गया भाई। क्लियर बात, तो ये आपने निकालना सीख लिया, इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना भाई, किसी एसिड का। अब आप निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट किसका, बेस का। बेस क्या होते हैं, जो OH- पानी में रिलीज करते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। 10th क्लास आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में, कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था कि क्षार वो होते हैं जो OH- देते हैं। ठीक है, और जो रिप्लेसेबल OH- की संख्या है वो इसकी क्या कहलाएगी बताओ, एसिडिटी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर जो एक नेम आया है वो है एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होती है बताएं, रिप्लेसेबल OH- की संख्या उसकी एसिडिटी होगी। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं NaOH की, तो बताएं कितना OH- देगा, ये 1 OH- देगा। क्लियर बात। अगर मैं CaOH के होल ट्वाइस की बात करूं तो बताओ कितने OH- देगा, ये 2 OH- देगा। और अगर मान लीजिए सपोज मैं FeOH के होल थ्राइस की बात करूं तो ये 3 OH- देगा। तो मैं यहां पर इसकी क्या लिखूं बताओ, एसिडिटी लिखूं, अम्लता लिखूं, तो इसकी अम्लता 1, इसकी अम्लता 2 और इसकी अम्लता 3। अम्लता पता चल गई। फार्मूला अपने पास क्या है, फार्मूला है अपने पास E इक्वल m/n। ठीक है, यहां पर m क्या है बताएं, m आपको पता है कि m आप मॉलिक्यूलर वेट लेके चल रहे हैं, और n आप बेस है तो एसिडिटी होगी, बेस है तो एसिडिटी होगी। तो यहां पर आपने ये एसिडिटी या n निकालना सीख लिया। ठीक है भाई, तो कैसे निकाला आपने बताओ, n मोलिकुलर वेट में n से डिवाइड कर दें, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। n आपके पास एसिडिटी है, और एसिडिटी या अम्लता का मीन्स है कितने H
OH माइनस वो देगा, जितने OH माइनस देगा वो उसकी एसिडिटी होगी। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए मैं यहां पहला एग्जांपल लेता हूं ENaOH। NaOH का इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं अपन। तो NaOH का तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, M/N। M की अगर आप बात करें तो इस NaOH का जो M है, इस NaOH का M 40 होता है, 1 से डिवाइड कर दें 40 आ जाएगा। तो जो NaOH है उस NaOH का इक्विवेलेंट वेट 40 आएगा। या फिर मैं कहूं सिर्फ आप इतना लिख दें, या मैं तो इतना ही लिखूंगा M/N आ जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां इक्विवेलेंट वेट E आ जाएगा, M/2 आ जाएगा, और यहां इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा E बराबर M/3 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा E इक्वल M/1 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप जो मोलिकुलर वेट होता है उस मोलिकुलर वेट में एसिडिटी का भाग दे दें, एसिडिटी से डिवाइड कर दें, एसिडिटी से डिवाइड करने के बाद आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट आपका एसिड का आ गया, बेस का आ गया। ठीक है, अब अपन निकालते हैं आगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट। जो निकालने का फॉर्मूला है वो है ग्राम मोलिकुलर वेट में आप वैलेंसी से डिवाइड कर दें। ग्राम मोलिकुलर वेट या फिर सिंपल मोलिकुलर वेट ही बोल दें आप, हालांकि मोलिकुलर वेट को ग्राम में लिख दें तो वो ग्राम मोलिकुलर वेट हो जाएगा, और उस ग्राम मोलिकुलर वेट को आप वैलेंसी से डिवाइड कर दें तो आपके पास मोलिकुलर वेट अपॉन n का मीन्स वैलेंसी आ जाएगा। अब एसिड के लिए होता है E इक्वल M/N। M मोलिकुलर वेट होता है और N यहाँ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल या रिप्लेस्ड हाइड्रोजन होता है। जो हाइड्रोजन हटाए जाने वाले हाइड्रोजन की संख्या होती है भाई, कितने हाइड्रोजन आप हटा सकते हैं वो यहाँ पर वैलेंसी होगी, या वो यहाँ पर उस एसिड की बेसिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ H2SO4 दिखाया जा रहा है। इस H2SO4 का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो H2SO4 से 2 हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं। इसलिए इस H2SO4 के मॉलिक्यूलर वेट 98 को 2 से डिवाइड कर दें, 49 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 आता है, कारण इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है और एसिड है तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी, तो 2 से डिवाइड कर दें, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। एक रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ NaOH प्लस H2SO4। इस रिएक्शन में आप ये देखेंगे कि H2SO4 इस रिएक्शन में केवल एक H प्लस रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या है वो 1 है। इसलिए इस रिएक्शन में अगर आप मान लीजिए, इस रिएक्शन में अगर आप H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ निकालने के लिए हाइड्रोजन, यहाँ जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो केवल एक ही है, यानी यहाँ पर जो H2SO4 है उस H2SO4 ने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है। इसलिए यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 का होगा 98/1, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन ही H2SO4 हटा रहा है इस रिएक्शन में, इसलिए 98/1 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, 98 आ जाएगा। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन में 98 आ रहा है, और वैसे H2SO4 2H प्लस भी रिप्लेस करता है, इसलिए H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 98/1 तो हो गया इस रिएक्शन में, और अगर 2 हाइड्रोजन जहाँ रिप्लेस करता है वहाँ 98/2 हो जाएगा। बेस की बात करें तो बेस क्या होते हैं, जो OH माइनस रिलीज करते हैं, और जितने OH माइनस रिलीज करेंगे, जितने OH माइनस देंगे उससे डिवाइड कर देना, मोलिकुलर वेट अपॉन N। N यहाँ बेस है तो एसिडिटी होगी, और एसिडिटी होती है जितने OH माइनस देगा। तो बेस की अगर आप बात करें तो बेस के लिए होगा क्या भाई, E इक्वल M/N। M यहाँ पर होगा मॉलिक्यूलर वेट और N होगा एसिडिटी।
एसिडिटी का मीन्स कितने OH माइनस देगा, तो इक्वलेंट वेट ऑफ NaOH हो जाएगा यहाँ 40/1, क्योंकि NaOH 1 OH माइनस देगा, NaOH की एसिडिटी 1 होगी। तो एसिड में जो N होता है वो एसिड में N तो होता है बेसिसिटी, और बेस में N होता है एसिडिटी। कितने H प्लस हट सकते हैं, कितने OH माइनस हट सकते हैं, वो इसकी एसिडिटी बेसिसिटी होती है भाई। साल्ट में क्या होगा है, कोई भी साल्ट होता है तो उसमें E इक्वल होता है M/N, और वहाँ साल्ट में N होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। जैसे Na2CO3 की बात करें तो टोटल पॉजिटिव 2, टोटल नेगेटिव 2, 2 से डिवाइड कर दें तो 106/2 इक्वल 53 आ जाएगा। तो 53 इक्वलेंट वेट होता है Na2CO3 का, क्योंकि यहाँ E इक्वल M/N, M 106 आ गया, N टोटल पॉजिटिव चार्ज, 1 सोडियम का +1, 2 सोडियम का +2, 2 से डिवाइड कर दें, और नेगेटिव चार्ज देखें तो CO3-2, वहाँ भी 2 से डिवाइड कर दें आप। तो साल्ट में जो N होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो Na2CO3 में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव 2 है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव 2 है, क्योंकि यहाँ 2 Na+1 है या 1 CO3-2 है। 2 से डिवाइड कर दें, प्लस माइनस चार्ज नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 से डिवाइड कर दें, Na2CO3 का इक्वलेंट वेट आ जाएगा भाई। तो साल्ट का इक्वलेंट वेट निकालना गया। साल्ट के इक्वलेंट वेट में N यहाँ पर होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, एसिड में होता है बेसिसिटी, बेस में होता है एसिडिटी, और आयन में होता है वैलेंसी। इक्वलेंट वेट ऑफ CaCl2 निकालना हो तो यहाँ Ca पर +2 चार्ज है, 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, 111 में 2 का भाग दे दो, 55.5 आ जाएगा CaCl2 का इक्वलेंट वेट, क्योंकि यहाँ Ca पर चार्ज +2 है, 2 से डिवाइड करेंगे आप यहाँ, अगर आपको CaCl2 का इक्वलेंट वेट निकालना हो तो। दूसरा एग्जाम्पल आ गया आपका साल्ट का। पहला एग्जाम्पल Na2CO3 का है, दूसरा एग्जाम्पल CaCl2 का है। आगे अपन निकालते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो यहाँ पर N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए जाते हैं या गेन किए जाते हैं, यानी या तो गेन या लॉस्ट जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उससे डिवाइड कर दें, या ऑक्सीडेटिव स्टेट में जो चेंज होता है उससे डिवाइड कर दें। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज होता है उससे डिवाइड कर दें अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो यहाँ N क्या होता बताएं? N होता है यहाँ ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या ऑक्सीकरण अंक में चेंज N होता है। तो E इक्वल होता है M/N, और यहाँ N है त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ, KMnO4 से MnSO4 में यहाँ पर चेंजेज हो रहा है। तो यहाँ पर जो KMnO4 है, इस KMnO4 में MnQS+7 है, और आगे जा कर के Mn+2 में तो यहाँ 5 का चेंजेज हो रहा है। इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ जो OS में चेंज है वो 5 का हो रहा है, इसलिए यहाँ KMnO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है 158, उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में MnO4-1 Mn+2 में चेंज होता है और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए 5 से डिवाइड यहाँ करना पड़ेगा आपको मॉलिक्यूलर वेट को।
तो KMnO4 के मोलिकुलर वेट को 5 से डिवाइड कर दें, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा एसिडिक मीडियम में। तो मोलिकुलर वेट ऑफ KMnO4 अपॉन 5 इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 आ जाएगा भाई। न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो KMnO4 का जो मोलिकुलर वेट है उसमें 3 से डिवाइड होगा, और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम की बात करें तो वहाँ 1 से डिवाइड होता है। तो M/5, M/3 और M/1 क्रम से एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में KMnO4 का ऑक्सी इक्विवेलेंट वेट निकालना है। K2Cr2O7 की बात करें तो K2Cr2O7 में 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। यहाँ K2Cr2O7 में Cr की OS +6 आएगी, +6 से +3। तो यहाँ जो चेंजेज है वो चेंजेज होगा भाई, या फिर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं यहाँ 6, इसलिए यहाँ K2Cr2O7 का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको 6 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट वेट निकालना है ये सीख लिया। कल अपन इस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसको एक बार कल अपन वापस एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल और फिर सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना। आज अपन ने सीखा है आयन का, साल्ट का, एसिड का और बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का हल्का सा मैंने आइडिया दिया है, कल मैं इसके इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना बताऊंगा। तब तक के लिए आप घर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। धन्यवाद।